नमस्कार किसान भाई बहनों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, हम कृषि दर्शन कार्यक्रम के जरिए नई और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं और आज भी हम आपके लिए हाजिर हैं कुछ नई जानकारियों को लेकर। लेकिन सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती से। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अब बिहार में भोजन की थाली विदेशी किस्म के सलाद से सजेगी। कीटों से फसलों को बचाने के लिए घर में ही तैयार जैविक खाद कीटनाशकों का करें इस्तेमाल। मक्का बहुउपयोगी फसल, खेती करेंगे तो बढ़िया मुनाफा मिल सकता है। अब बिहार में सलाद में उपयोग होने वाली सब्जियों की खेती विदेशी प्रभेदों से की जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से विदेशी किस्म की शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, बीज रहित खीरा, फूल गोभी तथा लत्तीदार सब्जियों की नर्सरी कराई जाएगी। सरकार इन प्रभेदों का आयात करेगी और 50% अनुदान पर किसानों को खेती करने के लिए मुहैया कराएगी। इन दिनों सलाद में उपयोग होने वाले सब्जियों की मांग बाजार में सबसे अधिक हो गई है। सरकार का ऐसा मानना है कि कीमत अच्छी मिलने से सब्जी उत्पादक किसान विदेशी नस्ल की सब्जियों की खेती के लिए उत्साहित होंगे। फिलहाल नालंदा जिले के चंडी और वैशाली के देसरी में कृषि विभाग इन फसलों की नर्सरी लगाएगा। किसान भाइयों, सब्जियों के उत्पादन में कीटों की समस्या आम है और कीट फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। कीटों से सब्जियों को बचाने के लिए आमतौर पर किसान रासायनिक कीटनाशकों का तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं, जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों ही नज़रिए से जोखिम भरा होता है। इसके लिए अगर आप घरेलू और अपने आसपास पाई जाने वाली चीज़ों से जैविक कीटनाशक तैयार कर इस्तेमाल करें तो आपकी फसल, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों सुरक्षित रहेंगे। आप नीम के पत्ता को लेकर के 2 से 2.5 किलोग्राम नीम का पत्ता ले लीजिए। उसको 10 लीटर गौमूत्र को मिला करके उसको एक मिट्टी के बर्तन में 10-15 दिन के लिए ज़मीन में गाड़ दीजिए। उसके बाद 10-15 दिन के बाद उसको निकालिए, उसको सूती कपड़े से छान लीजिए। जो उसका अर्क निकलता है, अर्क उसको आप 500 लीटर पानी में घोल करके उसको छिड़काव कर सकते हैं। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आप मिलिए पटना जिले के प्रगतिशील किसान दीपक कुमार से, जो कद्दू की खेती कर अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। खेती किसानी आज बड़े बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। प्रगतिशील किसान वैसी फसलों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं जो अपेक्षाकृत कम समय में तैयार हो जाएं। इसके लिए किसान फसल विविधता और मौसम तथा जलवायु अनुकूल खेती अपना रहे हैं। इस लिहाज से सब्जियों की खेती आज किसानों को अच्छा मुनाफा दे रही है। पटना जिले के किसान दीपक कुमार ने भी 1 बीघा खेत में कद्दू की खेती की है। कद्दू के उन्नत प्रभेद, जैविक खाद के इस्तेमाल और वैज्ञानिक तकनीक से उपजाई जा रही कद्दू से इन्हें लागत की तुलना में 2 से ढाई गुना मुनाफे की उम्मीद है। सब्जी का खेती किए हैं, कद्दू और नेनुआ है, करीब 1 बीघा में लगाए हैं, जिसका लागत करीब 15,000 रुपया है। और देखिए, हो सकता है तो 40,000 45,000 भी आ सकता है। कृषि यांत्रिकीकरण से किसानों को समय, श्रम और लागत में काफ़ी कमी आ गई है। यही वजह है कि अधिकांश किसान कृषि यंत्रों का भरपूर इस्तेमाल खेती के कार्यों में कर रहे हैं। मिट्टी की जुताई, बीज की बुआई एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक ऐसा ही कृषि यंत्र है रोटावेटर। ट्रैक्टर के साथ चलने वाले इस यंत्र से किसी भी तरह की मिट्टी में जुताई संभव है।
इस यंत्र से ईंधन की बचत होती है और मिट्टी की सेहत भी सुधरती है। किसान भाइयों, रेशेदार सब्जियों में भिंडी का बाजार हमेशा गर्म रहता है। कृषि के क्षेत्र में हो रहे शोधों ने प्रायः हर फसल हर मौसम में उपजाना संभव कर दिया है। यही बात भिंडी के साथ भी है। भिंडी को अगर रोगों एवं कीटों से बचाया जाए तो किसान भिंडी का बढ़िया उत्पादन प्राप्त कर बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। फली छेदक सुंडियां भिंडी का काफ़ी नुकसान कर देती हैं। यह सुंडी भिंडी में छेद कर देती है और भिंडी के शौकीन लोग ऐसी भिंडी नहीं खरीदते हैं, जो अंततः हमारे किसान भाइयों की मेहनत और मुनाफे को प्रभावित करता है। मैलाथियान 0.05% या कार्वेरिल 0.1% या 75 से 80 मिलीलीटर स्पाइनोसेट 45 EC को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ 15 दिन के अंतराल पर 3 बार छिड़काव करने से भिंडी सुरक्षित हो जाएगी। बरसात का मौसम आ गया है। भिंडी में सफ़ेद मक्खियों के कारण पीला सिरा रोग फैल जाता है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है। 300 से 500 मिलीलीटर मैलाथियान 50 EC दवा 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ भूमि में छिड़काव करने से रोग का प्रकोप कम हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर इसे 15 दिन पर दोहराया भी जा सकता है। किसान भाइयों, खरीफ की फसल मक्का एक पारंपरिक खाद्यान्न है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। मक्का कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है और बहुउपयोगी है, क्योंकि यह मनुष्य और पशु दोनों का आहार बनता है। साथ ही एथेनॉल उत्पादन में भी मक्का उपयोग में आ रहा है। जाहिर है किसान भाई अगर मक्का का उत्पादन करें तो वे समृद्ध किसान बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए मक्का की उन्नत प्रभेद से ही खेती करनी होगी। आजकल बाजार में कम समय में तैयार होने वाले मक्का के उन्नत प्रभेद आ गए हैं। ऐसी किस्मों में जवाहर मक्का 8, विवेक 42 और 43, प्रताप हाइब्रिड मक्का 1, DHM 107 और 109, आज़ाद कमल आदि को कृषि वैज्ञानिक मक्के की उन्नत किस्में मानते हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार रहे। बैगन 2500 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1500 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 1500 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 2000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार में भी प्रवेश कर गया है। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट आई है। कहीं हल्की तो कहीं भारी वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे थे खबरें खेती में, मंडी भाव, उपकरण, मौसम संबंधी समाचार और सफलता की नई कहानी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा।
पेंशन से। पेंशन? हाँ। और वो भी हम जैसे किसानों के लिए? अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। कृषक महिलाएं सशक्तिकरण की बात करें तो आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी कृषि कार्य को कर रही है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम महिलाएं किसान जो है हल्के फुल्के यंत्रों के द्वारा कृषि कार्य को और बेहतर कर सकती हैं। इसके लिए कृषि यांत्रिकीकरण की विकास की दिशा में पूसा यूनिवर्सिटी काफ़ी समय से कार्य कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी विषय पर जया सिन्हा जी से और जानेंगे कि कृषि यांत्रिकीकरण में महिलाओं की सशक्तिकरण कैसे की जाए। कृषि दर्शन देख रहे हैं सभी किसान भाइयों को रूपम त्रिविक्रम का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार की एक मुहिम है कि कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा दिया जाए। निश्चित ही तौर पर बढ़ती जनसंख्या, सीमित होती संसाधनों के बीच में और ज़मीन काफ़ी सीमित होती जा रही है, वैसी स्थिति में उपजाऊ अत्यधिक हो, पैदावार अधिक हो, क्रॉप अधिक पैदा किया जाए ताकि सभी का पेट भरा जाए। इसलिए बहुत आवश्यक है तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ कृषि यंत्रों का भी इस्तेमाल, और काफ़ी बढ़ा। और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं कृषि यंत्रों की, तो कृषि यंत्रों में खासकर जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो कौन कौन से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करती हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। क्या हमारी जो महिला किसान बहनें हैं उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कोई विशेष छूट भी दिया जाता है, क्या उन्हें अधिक अनुदान की व्यवस्था है। इन्हीं सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर जया सिन्हा, सहायक प्राध्यापक कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय पूसा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए डॉक्टर जया। धन्यवाद आपको। हाँ जया जी, हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि कृषि और महिलाएं बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हम नहीं मानेंगे, एक दूसरे के साथ ही मानेंगे, और ऐसी स्थिति में जो हमारी महिला किसान हैं उनका क्या योगदान है कृषि में। कृषि, जैसे कि हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें कृषि का एक महत्वपूर्ण योगदान है, और साथ ही साथ कृषि में महिलाओं का भी उतना ही योगदान है जितना पुरुषों का है। और एक सर्वे, एक स्टडी के द्वारा पता किया गया है कि हर 10 में से 6 महिलाएं कृषि में अपना योगदान दे रही हैं, और कृषि के हर प्रमुख कार्यों में, चाहे वो जुताई का काम हो, खेत की जुताई का काम हो, चाहे वो बुआई का काम हो, चाहे वो खरपतवार निकालने का काम हो, चाहे ओसाई का काम हो, भंडारण का काम हो, हर क्षेत्र में महिलाओं का उतना ही योगदान है, उतना ही प्रमुख योगदान है जितना पुरुषों का है। तो अभी समस्या ये हो रही है कि हमारे गांव में, हमारे देश में जो है कि जो पुरुष हैं
अपने मतलब जीविका के संचालन के लिए गांव से माइग्रेट होके शहर जा रहे हैं। तो अभी जो हमारे गांव में किसान महिलाएं हैं, उन्होंने ये कमान संभाल ली है कि वो अब कृषि करें, लेकिन फिर भी अभी जो महिलाएं हैं उनका वो जो योगदान जो हमारे इस कृषि में उतना दिख नहीं पा रहा। इसके कई रीज़न हैं। जैसे पहला तो है कि जो हमारी जो कृषि यंत्र जो बनी हुई हैं, प्रमुखता ये पुरुषों के उपयोग के लिए बनी हुई है। महिलाएं उसका योगदान मतलब महिलाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। उसके रीज़न ये हैं कि महिलाओं का जो शारीरिक संरचना है वो पुरुषों की संरचना से अलग है। जैसे कि महिलाओं का जो कार्य क्षमता है पुरुषों की कार्य क्षमता से अलग है। एक महिलाएं कम कैपेसिटी में कम, जैसे हम कहते हैं कि जो महिलाएं की जो पावर होती है पॉइंट हम लोग HP में हॉर्स पावर में कैलकुलेट करते हैं, तो वो पुरुषों के हॉर्स पावर के अपेक्षा आधी होती है। तो हमें जो कृषि यंत्र जो हम बना रहे अभी तक जो मार्केट में जो आ रहे हैं वो पुरुषों को ध्यान में रखते हुए मुख्यतः उनके प्रयोग से बना रहे। लेकिन अभी जो समय आया है उसमें महिलाओं का योगदान बढ़कर है। तो ये समय की मांग है कि महिलाएं भी उसका तो उसके लिए कौन कौन से, खासकर आपने HP की बात की, हॉर्स पावर की बात की कि महिलाओं को ध्यान में रख करके उनके हॉर्स पावर को ध्यान में रखकर कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा, तो वो कौन कौन से यंत्र है जिसका निर्माण किया जा रहा है महिलाओं के उपयोग के लिए? और महिलाओं की संरचना के हिसाब से जो यंत्र यूज़ हो रहे हैं, जो प्रयोग में आ रहे हैं, तो जैसे एक हसिया है जो महिलाएं ज़्यादातर काम करती है, झुक के काम करती हैं हसिया से हम गेहूं की फसल या किसी भी फसल की कटाई करते हैं। तो उसको चेंज करके महिलाओं के संरचना के हिसाब से उनकी कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया है। वो यंत्र का नाम है नवीन हसिया। एक वो मॉडिफाइड हसिया है, उसमें ये अंतर है कि उनका जो महिलाओं का जो ग्रिप होता है। नवीन हसिया का इस्तेमाल किस काम में आता है? नवीन हसिया है जैसे बाकी हसिया का इस्तेमाल करते कटाई में, उसी तरीके से उसका भी करते, लेकिन महिलाएं उसको अच्छे से उपयोग कर सके, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पारंपरिक हसिया जो यूज़ करते थे उसमें ज़्यादा थकावट होती थी। उसके जो हैंडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रिप वाले होते हैं, जो एक पुरुष ही उसको पकड़ सकते हैं। कौन से कृषि यंत्र हैं महिलाओं के इस्तेमाल? दूसरा है जैसे ये वीडर है। तो ज़्यादातर देखा गया है एक स्टडी में कि 80% से ज़्यादा मतलब महिलाएं खरपतवार मतलब खरपतवार का निकालने का काम ज़्यादातर 80% महिलाएं करती, पुरुष से नहीं करती, क्योंकि वो बैठ के करने का काम होता है, झुक के करने का काम होता है, जिसमें पुरुष सक्षम नहीं होते, महिलाएं सक्षम होती। लेकिन वो उस टाइम के लिए या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होता है, उनको महिलाओं को इसमें शारीरिक कष्ट हो जाता है, जैसे पेन, कभी बैक में पेन। तो महिलाओं के लिए वीडर की आपने बात की, तो कौन से यंत्र बनाए गए हैं जिसको महिलाएं इस्तेमाल करें और उनको उनकी शारीरिक जो क्षमता है उनको कोई बीमारी भी ना हो? हाँ, तो जैसे वीडर की बात करें तो दो पहिए वाली वीडर है जो महिलाएं सीधे खड़े होकर आराम से चला सकेंगी, जो झुकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और वो हल्के भी होती, लाइट वेट होती, आराम से महिलाएं चला सकती। दूसरी है मक्के छुड़ाने वाली मशीन, उसको हम ट्यूबलर शेलर, मेज शेलर कहते हैं, और महिलाएं जिसको आराम से चौकी पे बैठ के, घर में या फर्श पे बैठ के आराम से दो हाथ, मतलब एक हाथ में वो शेलर लेके और दूसरे हाथ में मक्के को विपरीत दिशा में घुमा के उससे मक्के का दाना निकाल सकते हैं। प्रायः ये काम महिलाएं करती है, तो उनके मतलब सुविधा के लिए ये यंत्र का निर्माण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आप हमारे जो महिला किसान हैं उन्हें क्या संदेश देंगे, और खासकर जो कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर रही हैं? मैं उनको यह कहना चाहती हूँ कि जो अगर वो पारंपरिक तरीके, पहले तो वो घर से निकले, कृषि में अपना योगदान दे, अगर जो नहीं भी दे रही, और उसके बाद जो पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं उसको छोड़ के जो नवीन का यंत्र हैं उनका उपयोग करें। वो बहुत कम दाम में यहाँ पे उपलब्ध भी है, उसका यूज़ करें, और उनकी कार्य क्षमता जो है उससे उनका बढ़ जाएगा, और अनावश्यक जो उनका जो समय का बर्बादी हो रहा है, उनका कार्य क्षमता की बर्बादी वो भी खत्म हो जाएगा। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर जया, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान बंधुओं को दी, और खासकर हमारी जो सशक्त महिला, प्रगतिशील महिला किसान बहनें, उन्हें आपने जानकारी उपलब्ध कराया।
अभी हम जानकारी ले रहे थे कृषि यांत्रिकीकरण में महिलाओं की सशक्तिकरण की, और अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर और बात करेंगे खरीफ महोत्सव के महाअभियान की सार्थकता कैसे। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विकास कुमार जी। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पटना से खरीफ महाअभियान खरीफ महोत्सव वर्ष 2022 की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर किया जा चुका है और साथ ही राज्य स्तरीय कर्मशाला का भी आयोजन किया। इस कर्मशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य के हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, साथ ही साथ क्षेत्रीय जो हमारे कार्य कर रहे सभी अधिकारीगण उनको ट्रेन करके सभी ज़िलों में वापस भेज करके हमारे जो किसान बंधु हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है। और इस प्रशिक्षण में मुख्यतः जो उद्देश्य है खरीफ जो फसल है उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। हम एक बात और बता दें आपको कि हम अभी पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज में यानी पूसा कृषि विश्वविद्यालय में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री विकास कुमार, आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर समस्तीपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये खरीफ अभियान कृषि विभाग के लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हम सभी स्टाफ कृषि विभाग ने एक्सेप्ट किया है और इसकी व्यवस्था सभी जगह की तैयारियां हो चुकी है। सभी प्रखंडों में लक्ष्य का आपूर्ति कर दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं और किसान का बीज उठाव कर दिया जा रहा है। इस ज़िले में जो सूटेबल वैरायटी इस समस्तीपुर के लिए है केवीके के सहयोग से हम लोग बिहार सरकार को दे दिया थे, उसी अनुसार हम लोग को बीज दिया जा रहा है, जो अब तक हम लोग को 800 मीट्रिक टन बीज की आपूर्ति हो गई है। सारे प्रखंड में वितरण स्टार्ट किया गया। वितरण अनुदानित दर पर है, यानी कि अनुदान काट करके किसानों को देना है। इसमें किसानों को सहूलियत है कि जो सब्सिडी की राशि लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। और ये बीज वितरण का बायोमेट्रिक इस बार लगाई गई है। ये कृषि विभाग के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि बायोमेट्रिक से किसान का वेरिफिकेशन होता है और संबंधित किसान अपने खेतों में बीज का रोपाई करेंगे। जी, एक जो मेरा सवाल है, आपने बायोमेट्रिक सिस्टम की बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ हम जिस राज्य में रहते हैं कहीं ना कहीं बहुत कम साक्षरता है, लेकिन बायोमेट्रिक हमारे किसान बहुत कम समझ पाते हैं। और आपने धान की बात की है, बीजों की बात की है, तो लगातार बीजों की क्या कमी भी महसूस की जा रही है या सब्सिडी पर सुलभता से बीज उपलब्ध है? सब्सिडी पर सुलभता से बीज उपलब्ध है और समय से पहले ही कृषि विभाग द्वारा, जैसे आज से रोहिणी स्टार्ट है और कृषि विभाग समय से बीज की आपूर्ति किया जा रहा है। और इसमें हमारे सारे कोऑर्डिनेटर प्रखंड कृषि पदाधिकारी तत्पर हैं किसानों को बुलाना, उनसे बायोमेट्रिक कराना। लेकिन कृषि विभाग वैसे व्यक्ति जो अनपढ़ है उस पर OTP बेसिस भी स्वीकृति दी है, लेकिन OTP बेसिस से कम वितरण हो, इसकी हम सभी को निर्देश दिया हूँ। बायोमेट्रिक से मेरे वेरिफिकेशन करने में, जांच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और किसान जो सही है वही बीज लेंगे और खेतों में लगाएंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ने की संभावना है। इस बार जो खरीफ महोत्सव है, लगातार बात की जा रही है राज्य में कि ज़ीरो टीलेज पर विशेष फोकस है और प्राकृतिक खेती पर भी फोकस किया गया है, और पैडी ट्रांसप्लांटर का तो हम हमेशा से यूज़ करते ही रहे हैं। और क्या क्या मुख्य बिंदु है जिस पर खरीफ पर विशेष इस बार मांग है? समस्तीपुर ज़िले में बहुत अच्छी बात है कि समस्तीपुर ज़िले में जैविक खेती नेचुरल फार्मिंग के लिए 4,000 हेक्टेयर गंगा के किनारे चयन हुआ। नमामि गंगे भी चल रही है। किसान की ग्रुपिंग हो गई है, सिलेक्शन कराया जा रहा है। जैविक खेती में समस्तीपुर ज़िले को प्राइज़ भी मिला। और खरीफ के लिए हम लोग जो तैयारी कर किए हैं, उर्वरक की व्यवस्था सभी प्रखंडों में बराबर उसके एग्रीकल्चर लैंड के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन जिला कृषि से ही होती है और सारे उर्वरक दुकानों पर उचित मूल्य पर मिले, उसमें हमारे किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर के प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। किसी भी गड़बड़ी की संभावना से हम लोग तत्पर हैं। जैसे भी अगर कहीं की गड़बड़ी की संभावना बनी कि तुरंत उन पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और 24 घंटे के अंदर उन पर कार्रवाई होगी। इसलिए सभी को ये भी निर्देश दे दिया गया है डीलर्स की जूम बैठक में कि जो सरकार के निर्धारित मूल्य है उस पर ही खाद बेचें, अन्यथा बंद कर दें। बिल्कुल, लगातार जैसा कि हमारे किसान भाई सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि कृषि विभाग तत्पर है और अगर
बीजों की ब्लैक मार्केटिंग की गई, कोई पकड़ा गया तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, आपके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां और राज्य खासकर आपका जो अपना ज़िला होता है उस ज़िले से संबंधित किसानों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर होती है। इसका निर्वहन आप कैसे कर पाते हैं? हम एक अपने ज़िले में एक टोल फ्री नंबर भी रखा हूँ। किसी भी किसान वहाँ पर लगातार सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कर्मियों का प्रतिनियुक्ति है, वहाँ रजिस्टर करेगा। जिस किसान वो टोल फ्री नंबर ऑलरेडी पिछले साल भी दिया गया, इस साल भी ये पेपर के माध्यम से सभी किसानों को, न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी को फिर सूचना दे देंगे। जिन किसानों को किसी भी चीज़ में अगर दिक्कत हो, डायरेक्ट अपना कंप्लेंट पूरे एड्रेस के साथ हमारे टोल फ्री नंबर पर लिखा देंगे। उसकी 24 घंटे में जांच होगी और जो जांच में गड़बड़ी पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। किसान भाई बहनों, अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम कृषि दर्शन में कृषि यांत्रिकीकरण को लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण और साथ ही खरीफ महोत्सव में महाअभियान की सार्थकता के बारे में। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।